Hello and assalamualaikum everyone and welcome to the first episode of Mahana's Weekly Rap for the month of October 2025. This time finally in person. I have Mubashir Zudari with me, the Chief Investment Officer of Mahana. जी मुबashir, कैसी तबीयत है आपकी? I'm good, thank you, Zain. Okay. Mubashir, after a 5 week storm last month, the market has finally taken a breather. We are down 739 points from September's closing, just 0.4% uh, फ्रॉम सितंबर्स क्लोजिंग। तो क्या वजूहात हैं? मतलब लोग घबरा रहे हैं, कोई कह रहा है यार 10,000 20,000 पॉइंट्स करेक्ट हो जाएगी, क्या होने जा रहा है और जो हो रहा है ये भी क्यों हो रहा है? इसके बारे में थोड़ा हमारे इन्वेस्टर्स को बता। आई थिंक टाइम एंड अगेन हमने देखा है कि प्रॉफिट टेकिंग और कंसोलिडेशन मार्केट में होती रहती है। दिस टाइम अराउंड हमने फर्स्ट क्वार्टर में देखा KMI की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 31% का इंक्रीज था, और मोर देन 31% इनफैक्ट। तो आई थिंक मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग का ट्रेंड इस वक्त ऑन गोइंग है। ऑल्सो इन एंटिसिपेशन अगर आप कहें कि कुछ जो इंस्टीट्यूशनल कंपनीज होती हैं, लेट्स से वी टॉक अबाउट इंश्योरेंस कंपनीज, उनकी तरफ से थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग ज़्यादा थी फ्लो वाइज अगर हम देखें। और इट ऑल्सो मेक सेंस कि अगर एक एसेट क्लास ने इतना परफॉर्म कर दिया है, आप उसको नेचुरल वे में उसकी पोजीशंस को ट्रिम करेंगे टू रियलाइज, और आपका मतलब जैसे साल एनुअल टारगेट्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस और रिटर्न, उसको रियलाइज भी करना है रादर देन आप मार्क टू मार्केट मार्केट मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करें। सेकंड हमने देखा कि देखें इन टर्म्स ऑफ फ्लो वाइज it was mainly individuals that remained buyers. So liquidity is there despite all the correction and profit taking views that are ongoing in the market. So there's इतना हमें कोई मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से या फ्रंट पे कोई कंसर्न में नहीं नज़र आता। रेमिटेंसेस का डेटा आया हाँ, विच रिमेन स्ट्रॉन्ग 11% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, और स्टेट बैंक की भी एस्टिमेट है कि वी विल क्रॉस 40 बिलियन इन अ ईयर, विच इज़ अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन कंपेयर टू 2 years बैक हम मेरा ख्याल है 28 बिलियन के आसपास होते थे। Having said that, I think October is the month when we will see first quarter results, and that will probably set the tone for the equity market. अब इसमें हमें लगता है कि सिक्लिकल कंपनीज जो इकोनॉमिक रिवाइवल के साथ लिंक ज़्यादा हैं, वहाँ पे हमें पॉजिटिव सरप्राइजेस भी लग रहे हैं, और अपर डिविजन्स आई थिंक वी हैव आल्सो मेंशन बिफोर वो कंटिन्यू करेंगे। जैसे अभी हमने सीमेंट सेक्टर की देखा कि 16% की क्वार्टरली डिस्पैचेस में ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर, विच इज़ अ गुड सिग्नल, और हमें लगता है कि ये बाकी सेक्टर्स में भी रिफ्लेक्ट करेगा। वेर एज अगर डिफेंसिव स्टॉक्स देखें, बैंकिंग सेक्टर देखें, दैट सीम्स टू बी डूइंग फाइन, यील्ड्स थोड़ा थोड़ा ऊपर आई हैं, तो उनके जो निम्स की कॉन्ट्रैक्शन है या निम्स स्टेबलाइज होते नज़र आ रहे हैं हमें कि वो नहीं होंगे। तो दैट इज़ बेसिकली इन अ नटशेल के इक्विटी मार्केट में क्या हो रहा है। वॉलेटिली डिस्पाइट हमने देखा हो कि ड्रॉ डाउन जो हैं 1% 2% इन अ डे रहे हैं ऑन एंड ऑफ, बट hardly anything if we see month to date trajectory, and I think it will remain in a narrow range for the rest of the month with a slight positive or negative movement towards the जो आपके over the period अगर हम देखें for October। सही है। अच्छा मुबशिर, अब हम बात करते हैं जो टॉप न्यूज़ रही हैं पास्ट वीक की। लेट्स स्टार्ट विद द एमओयू दैट वाज साइंड बिटवीन के इलेक्ट्रिक मैनेजमेंट एंड अ सऊदी ग्रुप। तो हम लोग काफ़ी पीछे भी बात करते हैं कि एक डिफेंस पैक्ट हुआ है और जियो पॉलिटिकी पाकिस्तान कुछ फ़ायदे होने जा रहे हैं जो शायद इकोनॉमिक बेनिफिट्स में भी ट्रांसलेट हो सकते हैं। बट हम में से किसी ने ये नहीं सोचा था कि इतने जल्दी हो जाएंगे। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जो कई रात एमओयू साइन हुआ है जिसमें जो पाकिस्तानी ओनर है के इलेक्ट्रिक का, जो केईएस पावर जो पाकिस्तानी ओनर ने अबराज ग्रुप से ख़रीदा था, अब वो सऊदी ग्रुप को सही कर रहा है एंड द सऊदी ग्रुप इज़ बाइंग आउट द पाकिस्तानी ग्रुप। तो मेरे ख़्याल से शंघाई इलेक्ट्रिक जब आया था तो ओवर $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात हो रही थी। तो ये अभी तक पाकिस्तान की पावर सेक्टर में सबसे बड़ी सऊदी इन्वेस्टमेंट होगी। तो मतलब ये खाली एमओयू तक बात है या हम सही में ठीक-ठाक इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं इन पाकिस्तान? आई थिंक इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट इन अ वे कि जिस पेस पे काम हो रहा है, जैसे जैसे अगर आप इट्स जस्ट अबाउट द पेस ऑफ वर्क, कि हम जिस तरह लाइमलाइट में थोड़ा सा वापस आए रीजनली पॉलिटिकल या फॉरेन पॉलिसी के फ्रंट पे, तो हमने देखा कि इस वीक दिल्ली बिजनेस डेलीगेशन है सऊदी का, एंड ये एक
की एमओयू था जो साइन हुआ विच इज़ ऑफ इम्पोर्टेंस इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट या ट्रांसफ़र। के इलेक्ट्रिक का अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो उसके ओनर्स में ऑलरेडी सऊदी ग्रुप एक शामिल था कैश पावर के ओनर्स में, एंड आई थिंक दे आर लुकिंग टू इंक्रीज द स्टेक ऑफ सऊदीज इन द कंपनी, जिसमें से पाकिस्तानी स्टेक को बाय आउट किया जा रहा है बिकॉज ऑफ कंट्रोल रीजंस एंड थोड़ा सा। However, अब क्योंकि Shanghai Electric apparently it seems is out of the race for acquiring K Electric, but having a single owner, easier decision making, better investment decisions will be good from a corporate perspective as well as from an investment and perspective की अगर हम बात करें। Secondly, मेरा ख्याल है कि with one deal, अगर एक डील होती है तो उसके बाद फिर हम देख सकते हैं कि सीरीज ऑफ डील्स from different groups from area business interest wise हम देख सकते हैं इन द कमिंग मंथ्स जो कि अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स आई वुड से। Uh, अच्छा, Mubashir, the second बड़ी न्यूज़ आ रही है कि many multinational that have been in this country for the past 20 to 25 years, मुशर्रफ जनरल मुशर्रफ के दौर में भी काफ़ी कंपनीज आई थी, दे आर नाउ एक्सिटिंग। मतलब पहली एक वेव आई थी केमिकल कंपनीज को यकी ग्रुप ने बाय आउट करना शुरू किया था, फिर फार्मा कंपनी जाना शुरू हुई थी जिसमें फाइजर और जो अपने हसीन सुइन बनाती है वो कंपनी भी काफ़ी बड़ी गई थी। और अब शायद कंज्यूमर जो एफएमसीजी गुड्स हैं, उसमें भी एक वेव हमें नज़र आया है कि रैकेट गई है पाकिस्तान से, उसके साथ जेआईड भी पाकिस्तान से गया है। तो व्हाई इज़ दिस हैपनिंग और इज़ दिस समथिंग टू बी कंसर्न्ड अबाउट एज़ अ इन्वेस्टर इन पाकिस्तानी इक्विटी? और टू बी फ्रैंक आई थिंक एज एन इन्वेस्टर कंसर्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी कंज्यूमर कंपनीज हैं ये डिपेंड करती हैं और दोज हु आर यू नो कंटिन्यूइंग बिजनेस आर बैंकिंग ऑन द डेमोग्राफिक्स ऑफ पाकिस्तान। जी। Business decision या winding up या divestment decisions I think are primarily dependent on company specific factors rather than whole macroeconomic situation. पहले हमने बीच में देखा था जब डॉलर का इन्फ्लो या डॉलर की रिजर्व का इशू आया था, तो वी सॉ कि रिपैट्रिएशन की कंसर्न से जिसकी वजह से कंपनीज वर नॉट रियली इंटरेस्टेड इन डूइंग बिजनेस इन पाकिस्तान। हाउएवर वो इश्यूज अब काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो चुके हैं, इन द बैकलॉग ऑफ रिपैट्रिएशन या डिविडेंड्स हैज़ बीन रिजॉल्व टू अ ग्रेट एक्सटेंट। हाउएवर अभी जो रीसेंट न्यूज़ फ्लो को अगर हम डायसेक्ट करें उसको एनालाइज करें, इसका प्राइमरी फैक्टर आई थिंक इज़ कंपटीशन, competitive forces, and also आप pricing, margins, it all boils down to that. अगर एक कंपनी compete नहीं कर पा रही from new competition, from local competition, then definitely they would want to cut down on that market or probably move to a different business model. And as per the news sources, they are not fully exiting the market, but they're moving more towards a distribution model where they will continue to import or maybe do little bit of value addition, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर लेंगे या आप इंपोर्ट बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यू कर सकते हैं, बट इन देयर ओन पर्सपेक्टिव इट्स नॉट अ बैड डिसीजन इन अ वे, क्योंकि पाकिस्तान एज अ मार्केट is very small for these large multinational players, and they want to focus their resources on markets that are growing fast and where they are competitive as well, क्योंकि pricing power जहाँ पे बेहतर हो, जहाँ पे they also have like supply chain benefits and so on। तो मेरा ख्याल है कि इसको इस तरह नेगेटिव उसमें नहीं लेना चाहिए कि इससे आपकी ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग या बाकी कंपनीज हैं उनको फ़ायदा हो सकता है, ट्रिकल डाउन बेनिफिट वहाँ पे आ सकता है। एंड फॉर कंज्यूमर्स आई वुड से इट कैन लिमिट ऑप्शंस इन द मार्केट ओवरऑल, तो वो एक ऑप्शन है, बट इन्वेस्टर्स के लिए इट्स नॉट दैट नेगेटिव ऑफ एन इवेंट इन माय। चौवशी मेरा पर्सनल ये व्यूज़ है कि ये जो कंपनीज गई हैं दीज आर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और पाकिस्तान का कोई कंपैरेटिव एडवांटेज रहा नहीं अब मैन्युफैक्चरिंग। मतलब अगर आप एनर्जी प्राइसेस देखें तो वी आर सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी एट द हाईएस्ट कॉस्ट इफ़ यू कंपेयर इट विद इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम। तो मैन्युफैक्चरिंग में ना इवन अभी भी अगर सर्कुलर डेट भी का इशू रिजॉल्व होता है तो बिजली तो सस्ती नहीं होगी ना। तो मैन्युफैक्चरिंग में बहुत मुश्किल हो गया है जो बड़ी कंपनीज हैं उनका सर्वाइव करना। और एनर्जी सेक्टर में अभी तक गवर्नमेंट ने, चलिए सर्कुलर डेट अगर रिजॉल्व भी कर दोगे तो 55 रुपये का यूनिट
कौन मैन्युफैक्चर कर सकता है। और इवन अगर आप मिनिमम वेज भी देखो ना इन डॉलर्स, तो हम इंडिया से ज़्यादा है पाकिस्तान में, बांग्लादेश से ज़्यादा है, लेबर कॉस्ट भी है, फिर एनर्जी कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा है। तो बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में किसी अच्छे मैन्युफैक्चरिंग सेटअप का सर्वाइव करना अनलेस दे आर एक्सपोर्टिंग, फिर मेरे ख्याल से यूनिट इकोनॉमिक्स थोड़ी बेहतर हो जाती है। चलिए नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट बिग टॉपिक। आईएमएफ का डेलीगेशन शायद पाकिस्तान आया था, उससे रिलेटेड क्या न्यूज़ है आपके पास? IMF के टॉक्स ऑनगोइंग थे ड्यूरिंग द वीक और ड्यूरिंग द लास्ट 2 वीक्स आई वुड से, एंड अभी जो न्यूज़ फ्लो आया तो उसमें द टॉक्स हैज़ बीन इनकंक्लूसिव टू एन एक्सटेंट के कुछ ऑब्वियसली जो IMF होता है एज अ लेंडर, हाँ। दे सेट परफॉर्मेंस क्राइटेरिया एंड क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया फॉर पाकिस्तान और डिफरेंट इकोनॉमी जहाँ वो लैंड करते तो उस बेसिस पे परफॉर्मेंस क्राइटेरिया पे ऐसा इशू नहीं है, बट क्योंकि हमने फ्लड्स का इम्पैक्ट देखा था हाँ। तो फ्लड्स की लॉस असेसमेंट पे देर वर सम डिस्कशंस आई वुड से, जो न्यूज़ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली, कि जो लॉस असेसमेंट है उसको किस तरह मैनेज किया जाएगा और वो लॉस असेसमेंट कितना है, बिकॉज इट हैज़ रेपरकशन एंड इम्पैक्ट ऑन द फिजिकल अकाउंट एज वेल एज आप उसको कहाँ से पूरा करते हैं। तो वो कुछ रीजंस हैं, एंड ऑल्सो अबाउट सर्कुलर डेट का कि कितना कैप आप किस तरह मैनेज करेंगे एंड सो ऑन। तो ये आई थिंक मेन रीज़न था जिसकी वजह से अभी टॉक्स हैव रिमेन इनकंक्लूसिव। हाउएवर आई फील के बीइंग अब जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे भी अगर आप देखें तो और बाकी आप मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और क्राइटेरिया वाइज देखें तो वी आर इन अ better position than we were over the last 2-3 years, even when we entered the program. तो मेरा ख्याल है कि ये over the coming weeks में ये issue resolve हो जाएंगे and this would be behind us. तो अच्छा मुबश्शिर, लास्ट ही काफ़ी लोग पूछते हैं कि अब यार यहाँ से मार्केट कहाँ जाएगी? इसमें पहले मैं अपना व्यू दे देता हूँ, फिर आप अपना शेयर करिएगा। तो मुझे पर्सनली नहीं लगता कि जो हमने लास्ट 2 इयर्स में एक्सप्लोसिव ग्रोथ देखी है, अब नेक्स्ट 2 इयर्स में भी हम वही देख सकते हैं कि रिटेल पार्टिसिपेशन काफ़ी बढ़ी है मार्केट में, और कुछ हमें रियलिटी चेक भी देना चाहिए टू आवर इन्वेस्टर्स। या पैसे 1 साल में या 6 महीने में फिर से डबल नहीं होने वाले, क्योंकि द मार्केट इज़ नाउ ट्रेडिंग एट अ फेयर, मतलब अगर एवरेज अर्निंग मल्टीपल देखें तो री-रेटिंग का इतना चांस है नहीं कि 8 से ये 15 या 20 के अर्निंग मल्टीपल पे हमारी मार्केट ट्रेड करना शुरू कर देगी। और अगर आप ग्रोथ साइड भी देखें ना, तो वर्ल्ड बैंक ने अभी पाकिस्तान की ग्रोथ रिवाइज़ की अंडर 3%, या मतलब कम ऑन। हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ देखें, और मतलब अगर री-रेटिंग हमें अच्छी चाहिए तो एटलीस्ट इंडिया जितना 6 टू 8% हमें अपनी जीडीपी ग्रोथ करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि अब यहाँ से जो ग्रोथ होगी ना, वो सिर्फ़ अर्निंग्स के ऊपर बेस होगी रेदर देन री-रेटिंग। और अर्निंग्स अब देखें किस तरह आती है। अब 100% ग्रोथ शायद हमारे इन्वेस्टर्स को फिर से एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए ना शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। आई वुड एग्री विद दैट, और जो वही बात है कि हमने एक्सप्लोसिव ग्रोथ देखी, दैट वाज अ पीरियड और मोर लाइक अ डिलेड रैली बिकॉज इट केम आफ्टर अ पीरियड ऑफ 4-5 years। कोविड में हमने एक ब्रीफ रैली देखी थी बिटवीन 2020 एंड 2021 का कैलेंडर ईयर एंड, इफ आई रिकॉल करेक्टली, हाँ। उस पीरियड में देखी थी, दैट वाज लिक्विडिटी फ्यूल। और उसके बाद अगेन हमने जो है मार्केट एक डल पीरियड देखा, उससे पहले हमने देखा। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, स्पेशली न्यू इन्वेस्टर्स, बिकॉज वी आर सीइंग एन इन्फ्लक्स ऑफ रिटेल पार्टिसिपेशन और रिटेल इन्वेस्टर्स कमिंग into the stock market because of the headlines, and that is the usual cycle. People come in late, जब मार्केट की रैली स्लो डाउन होना शुरू हो जाती है, नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाती है, एंड देन दे एंड अप मेकिंग लॉसेस, एंड देन वो पार्टिसिपेशन इनएक्टिव हो जाती है। तो इन टर्म्स ऑफ अगर आप पर रिलेटिव या एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस बात करें, आई वुड एग्री इट वुड बी मोर लाइक नॉर्मलाइज्ड परफॉर्मेंस आई थिंक, बट आई स्टिल थिंक अभी अगर अंटिल फिजिकल ईयर एंड देखें सो वी माइट सी अनदर 20-30% की ग्रोथ वो टर्म में आ सकती है अंटिल नेक्स्ट जून, प्रोवाइडेड हमारे मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन रिमेन्स गुड, एंड आई आई थिंक सो। और ये जो री रेटिंग की आपने बात की, री रेटिंग अगेन हम काफ़ी हद तक री-रेटिंग या रिवर्जन, आई वुड से दैट वाज़ नॉट री-रेटिंग, इट वाज़ मोर लाइक अ मीन रिवर्शन, कि हम 9x तक आ गए, लॉन्ग टर्म अपने एवरेज पे आ गए, बट गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक री-रेटिंग हमारी ग्रेजुअल होती रहेगी ओवर द ईयर्स। सो इट्स नॉट कि मैं उसको 1 साल में एक्सपेक्ट करूँ कि 12 के मल्टीपल पे आ जाएगी या 14 के मल्टीपल पे आ जाएगी,
but it can be a slow process which can keep the वैल्यूएशन जस्टिफाइड, और आप कह सकते हैं वो अपसाइड आपको देगी. बट सबसे इम्पोर्टेंट फॉर इन्वेस्टर्स इज टू रियलाइज कि ये जो 100-200% रिटर्न या मोर देन दैट एक्चुअली जो लोगों ने अर्न करा है, मोस्टली दोज पीपल हु वर इन्वेस्टेड इन प्रायर पीरियड एज वेल, जिन्होंने कुछ 3-4 सालों में कोई रिटर्न पॉजिटिव नहीं किया, इनफैक्ट नेगेटिव रिटर्न रहे करे. सो स्टॉक मार्केट और स्टॉक इन्वेस्टमेंट, equity investment is more like a long term investment. It's for the patient investors. एंड अगर आप हेडलाइन देख के आ रहे हैं 100-200% रिटर्न का एंड यू एक्सपेक्ट कि हर साल ऐसे होगा, इट इज़ अनलाइकली. तो you are likely to lose money in this process. तो आपको more like normalized assumptions और quality names में इन्वेस्ट करना चाहिए एंड डोंट ट्रेड एक्टिवली. क्योंकि एक और सेशन में अभी हम लोग बात कर रहे थे, यंग पीपल टॉकिंग अबाउट every 2 weeks or every 1 week 2-3 ट्रेड्स कर लें. एक्टिव ट्रेडिंग इज नॉट रिकमेंडेड स्पेशली व्हेन यू आर न्यू. बिल्कुल सही कह रहे हैं मुबश्शिर, इक्विटी इज़ अ लॉन्ग टर्म गेम और अगर आप 2017 से 2022 देखें तो ना होने के बराबर रिटर्न्स दिए थे. आई हैवंट रन द नंबर्स माई साइड बट शायद इक्विटीज़ ने मनी मार्केट को भी अंडर परफॉर्म किया था. तो इक्विटी में आप आ रहे हैं तो यार एटलीस्ट 10 साल का तो आप प्लान बना के आएँ और जब भी आप शायद एक अच्छा रिटर्न देख सकते हैं. चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट फंड परफॉर्मेंस. लास्ट जो मंथली रैक हुआ था आपने बात की थी कि जो सुकूक्स हैं उनका ऑप्शन हुआ एंड यील्ड्स हैव नाउ गॉन अप. तो क्या हमारे महाना इस्लामी कैश फंड के भी रिटर्न्स बेहतर हुए हैं? क्योंकि मैं देख रहा था ये अंडर 10% ही थे काफ़ी हद तक. तो मंथ टू डेट रिटर्न क्या है फ्रॉम 1st ऑफ अक्टूबर टी डे? बिल्कुल, हमने देखा कि यील्ड्स इंक्रीज होने की वजह से मंथ टू डेट रिटर्न जो है 10% से ऊपर है MICF का, विच वाज 9.76 फॉर द प्रीसीडिंग मंथ या सितंबर की अगर आप बात करें. आई थिंक इट इज़ गोइंग टू इम्प्रूव फर्दर, और वो स्लाइडली जैसे जैसे यील्ड्स इम्प्रूव होंगी उसका इफेक्ट आएगा. इट शुड रिमेन अबव 10% फॉर द रिमेनिंग मंथ एज वेल. इक्विटी या ETF की बात करें, सो वी हैव सीन द KMI 30 डिक्लाइन बाय 2.1% ड्यूरिंग द मंथ. अगर मंथ टू डेट की बात करें अनटिल थर्सडे, और हमारा जो ETF है उसका भी -2%, 2.4% का रिटर्न है, विच इज़ क्योंकि बिकॉज वो ब्रॉडली KMI को ट्रैक करता है. तो ये है एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस. आई थिंक मार्केट इक्विटी मार्केट विल इम्प्रूव फ्रॉम हियर ओवरऑल, थोड़ा सा डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट अनाउंसमेंट, पॉजिटिव सरप्राइजेस अगर होते हैं या कोई नई न्यूज़ आती है. सो दैट इज़ pretty much it on the fund performance side. चलिए लेट कंक्लूड द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस पॉडकास्ट और इसमें हम अपने जो हमें इन्वेस्टर्स की तरफ से क्वेश्चंस मिलते हैं हम वो डिस्कस करते हैं. तो जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है हमारे इन्वेस्टर्स का वो ये है कि अगर रिटायरमेंट फंड में बिफोर द एज ऑफ 60 और 25 ईयर्स फ्रॉम द डे यू स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इस टाइम पीरियड से हम पैसे विड्रॉ करेंगे तो क्या नुकसान है, कितना टैक्स कटेगा? देखिए, विड्रॉल के केस में इन टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट फंड या पेंशन फंड, रूल ये होता है कि लास्ट 3 इयर्स का एवरेज टैक्स रेट जो आपका होता है बेस्ड ऑन कौन सा टैक्स? योर टैक्स फाइलिंग. जब आप टैक्स फाइल करते हैं, एक आपकी हर इंडिविजुअल की एनुअल इनकम की बेस पे एक टैक्स रेट कैलकुलेट हो रहा होता है. सो दैट इज द टैक्स दैट यू हैव टू पे एवरी ईयर ऑन योर टोटल इनकम. सो बेस्ड ऑन दैट रेट जब आप विड्रॉ करते हैं तो वो रेट का एवरेज आपकी लास्ट 3 इयर्स की इनकम पे अप्लाई होके आपके विड्रॉल अमाउंट पे. अच्छा मुबश्शिर ये वो वाला टैक्स तो नहीं है जो मैं अपने म्यूचुअल फंड के गेन्स पे दे रहा हूँ या मैं अपने स्टॉक्स की गेन्स पे दे रहा हूँ, कि कौन सा टैक्स एग्जैक्टली? ये बेसिकली इनकम टैक्स होता है. जैसे डायरेक्ट आपके पे इफ़ यू आर अ सैलरीड इंडिविजुअल और इफ़ यू आर डूइंग योर ओन बिजनेस, तो जो मोस्टली जो बिजनेस इनकम या प्राइमरी सोर्स इनकम होती है उसके ऊपर जो आपका इफेक्टिव टैक्स रेट बन रहा होता है वो होता है. अब डिविडेंड टैक्स क्योंकि इज लाइक अ फाइनल टैक्स, इट्स नॉट एडजस्टेबल, और कैपिटल गेन टैक्स भी फाइनल टैक्स होता है, एडजस्टेबल नहीं होता, तो वो कंसिडर नहीं होता इसमें. सही, तो सिर्फ इनकम टैक्स कंसिडर होगा जो मेरी इनकम पे डिडक्ट? आप इसको इस तरह भी कंसिडर कर सकते हैं जैन के आप किस इनकम पे टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं वीपीएस का. आप सैलरीड इनकम पे कर सकते हैं, आप बिजनेस इनकम पे कर सकते हैं, आप डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन पे तो नहीं कर सकते. सही. तो जब आप विड्रॉ करते हैं इन स्पिरिट, वो उसका यही रीज़न है कि विड्रॉ जब क्योंकि आप
इन्वेस्ट करते हुए आप बेनिफिट गेन कर रहे होते हैं, सो इफ़ यू विड्रॉ बिफोर 25 ईयर्स और रिटायरमेंट, तो फिर आपको थोड़ा सा बेनिफिट रिसीव भी करना पड़ता है। सही। और अगर कुछ लोगों का इनकम टैक्स वो पाकिस्तान में ज़्यादा पे नहीं करते या बहुत कम पे करते हैं, फिर उसी हिसाब से उनका उतना ही कम टैक्स डिडक्ट होगा ऑन विथड्रॉल। अगर लेट्स से आपका इनकम नहीं है या आपकी प्राइमरी इनकम सोर्स नहीं है, तो डेफिनेटली आप पे टैक्स नहीं होगा। बस की ओनली रिक्वायरमेंट इज़ यू हैव टू बी अ फाइलर। हुँ, आप अब ज़ीरो टैक्स लायबिलिटी के साथ भी टैक्स फाइल कर सकते हैं। बहुत लोग को कन्फ्यूजन होता है कि क्योंकि हमारी कोई प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और वी हैवंट स्टार्टेड डूइंग जॉब और समथिंग, हम फाइल नहीं करते, बट यू कैन फाइल विद ज़ीरो इनकम एज़ वेल, तो आपका टैक्स रिटर्न बेसिकली ज़ीरो बनता है, हुँ। तो जिसकी वजह से आपको इम्पैक्ट नहीं हो। सही है, ज़बरदस्त मुबश्शिर। होपफुली हमारे इन्वेस्टर्स को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुदा हाफ़िज़। Thank you.